Hello friends and welcome to my second lecture of Basic Residential वास्तु। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्लीज फर्स्ट लेक्चर को देखिए। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर व्यूइंग द वीडियो एंड व्यूइंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो मैं सीरीज कर रही हूँ ये बेसिक रेजिडेंशियल वास्तु के ऊपर है। इस पूरे लेक्चर सीरीज को देखकर आप अपने घर के रेजिडेंशियल वास्तु को कम्प्लीटली करना सीख जाएंगे। हो सकता है कि आप कमर्शियल वास्तु नहीं सीख पाए, आप कंट्री का वास्तु या ऐसे वास्तु के बारे में नहीं सीख पाए, बट एटलीस्ट आप अपने घर के वास्तु को कंप्लीटली एंड कंप्लीटली कैसे करना है, उसमें क्या रखना है, क्या करना है, आप सीख सकते हैं। सो लास्ट लेक्चर में जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल रिकैप, हमने बात की थी 5 एलिमेंट्स की, wherein I told you कि हमें वास्तु में सिर्फ ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं इन्हें ही बैलेंस करना होता है। अगर आपने अपने घर में ये 5 एलिमेंट्स जो होते हैं एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पेस और स्काई, व्हाटएवर यू मे कॉल इट, अगर आपने इन्हें बैलेंस कर दिया तो बस आपका वास्तु हो गया। हर एलिमेंट कुछ डायरेक्शन से जुड़ा होता है, उस डायरेक्शन के कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ एनिमीज होते हैं, और वही सब चीजों का कॉन्सेप्ट हम वास्तु में पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जाके एक नया घर खरीद सकते हैं, या आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि आपको फोन करता है एंड यू आर अ वास्तु कंसल्टेंट और बोलते हैं कि प्लीज आप आइए और हमें बताइए कि ये जो लैंड हम खरीदने जा रहे हैं या ये जो घर हम खरीदने जा रहे हैं, क्या ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? कॉशन एंड अ डिस्क्लेमर, प्लीज डोंट वरी अगर ऑलरेडी आप किसी घर में रह रहे हैं और आपको लगता है कि उसका वास्तु बहुत ज्यादा राइट लेफ्ट किया हुआ है। इट्स ओके, बिकॉज हम इस पूरे सीरीज में कवर करेंगे कि एग्जिस्टिंग घर में आप करेक्शंस कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन। क्योंकि वास्तु का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज इधर उधर है तो आप उसे पूरा तोड़ देंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको कहीं इंजरी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट में कभी भी सर्जरी नहीं सजेस्ट करता। डॉक्टर कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप अपने सारे ऑर्गन्स को इधर उधर कर दीजिए और उसके बाद हम देखते हैं नए ऑर्गन्स फिट कर देंगे। पहले हमेशा उसी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म में ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है, एंड सिमिलर इज द केस विद वास्तु। तो अगर आपके पास ये वाला जो लेक्चर है ये उसके लिए तब सूटेबल है जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है लैंड को सिलेक्ट या रिजेक्ट करने की। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हम किस तरह की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे, किस तरह की प्रॉपर्टी को रिजेक्ट करेंगे। अगर आपको नॉलेज है जिस प्लॉट के बारे में आप देखने जा रहे हैं कि अगर उसकी फर्टिलिटी अच्छी है, अगर उसके अराउंड प्लांट्स है, अगर उसके अराउंड ग्रास है लैंड पे, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। एक फर्टाइल लैंड हमेशा आपके घर में प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ देता है। जो घर है आपका, जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, प्लीज प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। जो मैं बात कर रही हूँ वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में कर रही हूँ। कमर्शियल प्रॉपर्टी के रूल्स इससे थोड़े से डिफर करते हैं। तो रेजिडेंस मतलब वो एरिया जो आपका प्राइवेट अपना घर है, उसके अराउंड, उसके बहुत पास या सामने स्कूल, टेम्पल, बहुत ज्यादा चहल पहल या पार्क, ऐसी चीजें या ग्रेवयार्ड, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आजकल पार्क्स तो फिर भी होते हैं, इट इज काइंड ऑफ अनअवॉइडेबल, बट एटलीस्ट ग्रेवयार्ड, टेम्पल और स्कूल नहीं होना चाहिए। जो आपका घर है, अगर सपोज वो किसी गली में है, जैसे बंगलोज होते हैं, बंगलो सिस्टम में हम जाते हैं, ये सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर बंगलोज होते हैं तो लेन में जो लास्ट घर होता है वो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपका घर, जो आपकी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, वो इस तरह से है कि उसके राइट एंड लेफ्ट में दो बड़े एम्प्टी प्लॉट्स हैं, तो उनके बीच में आपको घर नहीं लेना चाहिए। जो लैंड का लेवल है वो जितना ज्यादा स्मूथ होता है उतनी ही स्मूथनेस आपकी फैमिली लाइफ में रहती है। अगर आपका लैंड बहुत ज्यादा रॉकी है, अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे और अनइवन सरफेस पे है, देन ऑल्सो आपको ऐसा प्लॉट नहीं लेना चाहिए। अगर जो आपके प्लॉट का साउथ और वेस्ट का पार्ट अगर हायर है कंपेयर टू नॉर्थ एंड ईस्ट, तो आपके प्रॉपर्टी में, आपके घर में बहुत ज्यादा गुड लक आता है। ऐसा प्लॉट जिसके चारों तरफ नॉर्मल रोड है,
वो प्लॉट बहुत अच्छा होता है। अगेन प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस विद माय फर्स्ट पॉइंट। मैंने कहा था घर के पास स्कूल, मंदिर या ग्रेवयार्ड नहीं होना चाहिए, बट एक बिजी रोड है अगर हर तरफ, तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप सबने सुना होगा कि हमें ईस्ट फेसिंग घर या नॉर्थ फेसिंग घर लेना चाहिए, राइट? दिस इज ट्रू। ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग घर बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो हम आगे के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जो एक घर होता है उसके जो गेट्स होते हैं, उस एक घर में 32 तरह के गेट्स होते हैं, 32 बाइफर्केशन ऑफ गेट्स होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग है तो वो अच्छा ही होगा। ईस्ट में कौन से सब डिविजन में आपका घर आ रहा है उस पे डिपेंड करेगा कि आपका घर कैसा होगा। एक या दो एंट्री साउथ में भी अच्छी होती हैं, वेस्ट में भी अच्छी होती हैं, और कुछ एंट्रीज नॉर्थ में भी अच्छी होती हैं, बट हर डायरेक्शन में हर एंट्री अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो ब्रॉडली इफ आई से एज ऑफ नाउ फॉर सेकेंड लेक्चर आई कैन से कि हाँ, ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग घर आपके लिए अच्छा होगा, बट जब हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, जब हम गेट्स का चैप्टर पढ़ेंगे हम इस बेसिक वास्तु कोर्स में, देन यू विल नो कि कितना अच्छा होता है और कितना अच्छा नहीं होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस की। अगर आपके घर के सामने बहुत ज्यादा टॉल बिल्डिंग्स आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के साइड्स पे, तो आपको वो घर नहीं परचेज करना चाहिए। अगर आपके घर के बिल्कुल सामने बहुत बड़े पिलर्स हैं, बहुत बड़े पेड़ हैं जो आपके नॉर्थ और ईस्ट को कवर कर रहे हैं, तो आप उससे परचेज करना अवॉइड करना चाहिए। अगेन, अगर ऐसा घर एग्जिस्टिंग है आपके पास जिसमें आप रह रहे हैं, प्लीज डोंट वरी, बिकॉज आगे के लेक्चर्स में आप सीखेंगे कि हम नेचुरली घर में रहते हुए बिना कंस्ट्रक्शन को खराब किए हुए किस तरह से करेक्शंस कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। अच्छा, अब अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम सॉइल का कलर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी सॉइल है येलो कलर की, तो वो आपके लिए बहुत सारी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लेके आती है। अगर सॉइल का कलर है रेड या वाइट, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। हाँ, अगर क्ले या सॉइल का कलर है ब्लैक, इट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड। बट अगेन, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं। लैंड सिलेक्शन के टाइम पे आप इनमें से जितने पॉइंट्स देख पाए, कंसिडर कर पाए, उतने कर लीजिएगा। प्लीज ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सॉइल को उठाकर किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाएंगे चेक कराने के लिए कि प्लीज मुझे बताइए ये रेड सॉइल है या ब्लैक सॉइल है या व्हाइट है या ग्रे है, कौन से कलर का सॉइल है, बिकॉज अभी मैं आगे आपको और भी मेथड्स बताने वाली हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन की। अगर आपका प्लॉट नेचुरली ईस्ट या नॉर्थ के डायरेक्शंस में एक्सटेंडेड है, इट इज वेरी गुड, यू कैन एब्सोल्युटली गो अहेड विद इट। बट अगर वो दूसरे डायरेक्शंस में एक्सटेंडेड है, देन आपको उसमें सोचना चाहिए। बट अगेन, अगर आपको लगता है कि यही बेस्ट ऑप्शन है जो मुझे मिल रहा है और अभी मुझे इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता है, इट्स ओके, गो फॉर इट। घर लीजिए, घर बनाइए, हम घर के अंदर वाले रेमेडीज उसमें करेंगे। अब हम बात करते हैं जो प्लॉट होता है उसके शेप की। तो अगर आपका प्लॉट रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर शेप है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आजकल स्पेशली दिल्ली में और बहुत सारी सिटीज में एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर, एग्जैक्टली स्क्वायर प्लॉट्स नहीं मिलते हैं। कुछ प्लॉट्स होते हैं डायगोनल, कुछ प्लॉट्स किसी और डायरेक्शन में होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ओके। ट्राइंगल प्लॉट्स या टी शेप प्लॉट्स या वाई शेप प्लॉट्स, ये प्लॉट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। अब आते हैं दो और शेप्स पर। एक होता है गौमुखी और एक होता है शेरमुखी। तो अगर आपका जो घर का प्लॉट है वो अगर गौमुखी है, आगे से नैरो है और पीछे से चौड़ा है, मतलब ब्रॉड है। गाय का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आगे से उसका मुंह छोटा होता है और पीछे से उसकी बॉडी बड़ी होती है, राइट? तो अगर आपका प्लॉट ऐसा है तो ये रेजिडेंशियल वास्तु के लिए बहुत अच्छा है, नॉट फॉर कमर्शियल, बट ये रेजिडेंशियल वास्तु के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपका प्लॉट शेरमुखी है, मतलब आगे से आपका प्लॉट बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है और पीछे से नैरो है, तो ये आपके रेजिडेंशियल वास्तु के लिए, ये आपके रेजिडेंस के लिए अच्छा नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कमर्शियल प्रॉपर्टी, मैं सिर्फ उस घर की बात कर रही हूँ जो आपका रेजिडेंशियल एरिया होता है। अब हम बात करते हैं सॉइल टेस्ट की।
Now this is one of the major test and one of the easiest test. अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप ये टेस्ट कंडक्ट कीजिए. आप जाइए लैंड पर, वहां पर थोड़ा सा गड्ढा खोदिए, अराउंड 2 by 2 इंचेस का गड्ढा खोदिए नीचे, उसकी सॉइल को बाहर निकालिए और उस पिट के अंदर आप पानी भर दीजिए. अगर वो पानी इमीडिएटली अब्सॉर्ब हो जाता है तो वो प्लॉट इतना अच्छा नहीं है. अगर वो पानी 1 घंटे के बाद अब्सॉर्ब होता है तो वो प्लॉट आपके लिए बहुत अच्छा है. और अगर वो और भी ज्यादा टाइम लेके अब्सॉर्ब होता है तो वो प्लॉट आपके लिए सो है. नेक्स्ट जो आप टेस्ट कर सकते हैं सॉइल टेस्ट, उसमें होता है कि अगर आप गड्ढा खोदिए, 2 by 2 इंचेस का आप गड्ढा खोदिए और जो गड्ढा खोद के जो मिट्टी बाहर निकली है उसको साइड में रखिए. आफ्टर 1 मिनट उस मिट्टी को वापस उस पिट में भरिए. अगर जब आप उस मिट्टी को उस पिट में भरेंगे, अगर आपको लगता है कि इसमें ये जो सॉइल है ये पूरी की पूरी भर गई है और कोई सॉइल नहीं बची है, तो वो एक एवरेज प्लॉट है. अगर आपको लगता है कि सॉइल नीचे चली गई है और पिट में अभी भी ऊपर जगह बची है, तो वो अच्छा प्लॉट नहीं है. और अगर आप पूरी सॉइल भर देते हैं और उसके बाद पिट भर जाता है और कुछ सॉइल फिर भी रह जाती है, देन इट इज अ वेरी वेरी गुड प्लॉट. तो ये थे कुछ मेथडोलॉजीज, कुछ वेज जिसके थ्रू आपको हेल्प हो सकती है इन डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर यू शुड गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ लैंड और नॉट. हो सकता है कि आपके पास और भी कुछ मेथड्स हो. आई एम नॉट सेइंग कि यही मेथड्स हैं चेक करने के लिए लैंड सिलेक्शन के और यही इनके अलावा कोई और मेथड नहीं एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है. दीज आर वन ऑफ द फ्यू मेथड्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लैंड की सिलेक्शन में. बट अगेन मैं इस लेक्चर को एंड करूंगी ये बोलते हुए कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं या अगर आपका क्लाइंट बहुत एडमेंट है कि नहीं ये प्रॉपर्टी लैंड आपके हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन क्लाइंट कहता है कि मुझे ये लैंड खरीदना ही खरीदना है, तो इट्स ओके. प्लीज आप अपने क्लाइंट को वो लैंड खरीदने दीजिए. इट्स फाइन, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं. कलर थेरेपी होती है, बल्ब थेरेपी होती है, टेप थेरेपी होती है, रॉड थेरेपी होती है, पिरम्पायरा वास्तु होता है. बहुत सारी चीजें जिनके थ्रू आप घर में एक भी चीज इधर से उधर हिलाए बिना सारे करेक्शंस एंड रेमेडीज को पूरा कर सकते हैं. ओके, सो आई एम साइनिंग अप. ये लेक्चर 2 यहाँ पे खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में. यहाँ से हमारा एक मेजर वर्क शुरू होता है. अब आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में बहुत अटेंशन पे करना पड़ेगा बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू डायरेक्शंस और उन डायरेक्शंस के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, कहाँ पे क्या अलाउड होता है, कैसे करते हैं, एंड everything we are going to cover in detail. So please keep watching all my videos in this series of basic vastu course. Thank you.